हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर एक ये डर बना रहता है कि सर ये जो मानसिक परेशानी है, ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओसीडी है, ये जो डिप्रेशन है, ये जेनेटिक है या नहीं है। मेरे पेरेंट्स को था इसलिए मुझे हो गया, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। ये डर हमेशा बना रहता है। तो इसी प्रश्न का जो उत्तर है अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मैं पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं 3 तर्कों के माध्यम से, 3 साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना। सबसे पहला जो एविडेंस है कि ये जेनेटिक है या नहीं है, इसी के ऊपर बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, जो मानसिक परेशानी है, अब मानसिक परेशानी जो है, एंजाइटी है, पैनिक है, ये परेशानी होती क्यों है? ये होती तब है जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो उसके कारण हमें क्या होता है? मानसिक परेशानी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स है, अगर हम थॉट्स की बात करें, विचारों की बात करें, कि जब विचारों के अंदर गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी की वजह से मानसिक परेशानी पैदा होती है। अब विचारों में गड़बड़ी क्यों होती है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना है। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, ये मान लीजिए कि हमारा दिमाग है। अब दिमाग के अंदर एक घर है। इस घर को अपन बोलते हैं विचारों का घर। जैसे आपका घर है, तो जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, वो क्या है? एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। हमारे दिमाग के अंदर भी है, जो क्या है? विचारों का घर है। जो विचारों का घर, अगर अपन साइंटिफिकली अगर बात करें तो विचारों का घर हमारे दिमाग में कौन सा है? हमारे दिमाग को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये आगे वाला जो एरिया है ये हमारा फ्रंटल एरिया है, ये साइड वाले जो हैं ये टेम्पोरल एरिया है, ये पीछे वाला जो ऑक्सीपिटल एरिया है, और ये जो है ये पैराइटल एरिया। इस फ्रंटल में भी ये जो प्री फ्रंटल एरिया होता है ना, ये जो आगे वाला प्री फ्रंटल एरिया, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर भी एक डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विचारों का घर बोलते हैं। ये तो मैंने आपको साइंटिफिकली बताया कि जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो क्या है? वो हमारे विचारों का घर है। आप तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक विचारों का घर है जो आगे वाला जो ये दिमाग है। अब ये जो विचारों का घर है, इस घर के अंदर जब हम पैदा होते हैं तो ये एकदम खाली सा होता है ये घर। तो इस घर के अंदर घर वाले जो हैं, रहने वाले जो हैं, वो रहने वाले कौन हैं? वो रहने वाले हैं हमारे विचार। रहने वाले क्या है? विचार। अच्छा, विचार जो है ये किस तरह से रहने आते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, अपने स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, अपने वर्क पे सीखते हैं, सब जगह से हम क्या करते हैं? सीख कर इसके अंदर विचारों को रहने के लिए छोड़ते हैं। मतलब विचार इसमें रहने के लिए कैसे आते हैं? सीखने की प्रक्रिया से आते हैं। तो यहां पर 2 चीजें हैं, बहुत अच्छे समझ लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। 2 चीजें कौन सी है? एक तो है विचारों का घर, एक है विचार जो इस विचारों के घर के अंदर रहता है। जैसे एक तो पानी का मटका और एक इसके अंदर पानी। एक तो पानी का मटका और एक पानी, ये 2 चीजें हैं। उसी तरह से हमारे अंदर एक तो है विचारों का मटका, विचारों का घर, एक है इसके अंदर विचार। तो विचार इसके अंदर कहां से आते हैं? पैदा होते तब कोई विचार होता नहीं, पैदा होते तब कोई विचार नहीं होता। विचार जैसे जैसे
हम इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर हमारा एक्सपोजर होता है, हम सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया से हमारे अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई, एक तो विचारों का घर है और एक विचार है। अब अगर विचारों के अंदर यहां पर जो दिमाग में चल रहे विचार हैं, अगर विचारों के अंदर अगर गड़बड़ी हो रही है, अब यहां यूं समझिए कि ये जो मटका है और इस मटके के अंदर पानी है। अब मान लीजिए कि कोई इसमें से पानी बाहर निकालता है, तो पानी जब इसमें से बाहर निकालता है तो पानी गड़बड़ है। पानी क्या है, गड़बड़ है। तो पानी की जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी के कौन कौन से कारण हैं? उस गड़बड़ी का एक कारण तो यह है कि हो सकता है इसके अंदर जो पानी है वही गड़बड़ हो, एक कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है, हो सकता है ये जो मटका है, ये मटका भी क्या हो, गड़बड़ हो। इसकी वजह से भी पानी की क्वालिटी में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है ना। एक तो बदलाव यानी कि पानी खुद में ही गड़बड़ी है, उसके कारण से गड़बड़ हो सकता है। और दूसरा कारण यह कि ये जो मटका है, इसके अंदर ये जो मिट्टी है, इसकी जो क्वालिटी है, मटके की जो क्वालिटी है, मटके के अंदर ही क्या हो, गड़बड़ी हो। अगर इस मटके के अंदर गड़बड़ी है तो भी पानी में क्या हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। मतलब गड़बड़ी होने के दो कारण है, दो मुख्य वजह है। उसी तरह से यहां पर ये जो विचारों की गड़बड़ी है, इस विचारों की जो गड़बड़ी है, इसकी भी दो वजह हो सकती है। एक वजह कौन सी है, एक वजह तो यह है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में गड़बड़ हो, सीखा ही गड़बड़ हो। एक तो ये सीखने की प्रक्रिया की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि ये जो घर है जिसके अंदर विचार रहता है हमारे दिमाग में, उस घर के अंदर ही गड़बड़ हो, उस घर की स्ट्रक्चर के अंदर गड़बड़ हो। तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, विचारों में गड़बड़ी हो सकती है। तो हम ये दो कारण बहुत अच्छे से पकड़ लिए हैं। एक तो सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है, और दूसरा जो विचारों का जो घर है उसकी गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। यह हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये जो सीखने की प्रक्रिया है, इसके ऊपर तो मैंने सारे जो वीडियोज है वो बना के आपको बता ही रखे हैं कि मानसिक परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है, और मैं यूं कहूंगा कि 100% जो कारण है, वो कारण कौन सा, अपने सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी, जिसकी वजह से क्या पैदा होती है, मानसिक परेशानी पैदा होती है। इसको मैं सामान्यतः इंक्लूड नहीं करता। क्यों इंक्लूड नहीं करता, उसका भी कारण मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे समझ लेना कि इस घर के अंदर गड़बड़ी कब हो सकती है। या तो आपके ब्रेन में कोई चोट लगी है, तो भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जिससे यह प्रतीत होता हो कि भाई ये मानसिक परेशानी के सिम्टम्स है। मतलब चोट लगी, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, कोई एंजाइटी वगैरह हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में कोई क्लॉट बन गया हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एंजाइटी के आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर ये जो घर है भाई, हो सकता है मटका फूट गया हो, उसकी वजह से हो सकता है मटके की जो दीवार है, मटका का जो पेरिफेरी है, उसके अंदर कोई गड़बड़ हो। या फिर ये जो मटका है जहां से बन के आया है, इसकी बनावट में क्या हो गई हो, गड़बड़ हो गई हो। तो या तो ये जो विचारों का घर है, इसमें कोई चोट लग गई हो, या यहां पर कोई क्लॉट बन गया हो, या फिर ये जो विचारों का घर जो बना है, इसकी बनावट के अंदर पैदाइशी कोई गड़बड़ हो गई हो, इसके अंदर जेनेटिकली कोई क्या हो गई हो, गड़बड़ हो गई हो। तो जेनेटिकली अगर जीन में कोई डिफेक्ट है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या हो गया हो, कोई डिफेक्ट हो गया हो, स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई गड़बड़ हो गया हो। तो वो जो जेनेटिक गड़बड़ है, उसके कारण क्या हो गया, इस घर के अंदर गड़बड़ी हो गई। तो ये गड़बड़ी हो गई तो विचारों में गड़बड़ी होगी, विचारों में गड़बड़ी तो मानसिक परेशानी पैदा हो गई। तो हमने यहां पर यह बहुत अच्छे समझ लिया कि विचारों की गड़बड़ी का दो कारण है, या तो सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़, या फिर इसकी स्ट्रक्चर में गड़बड़। स्ट्रक्चर में गड़बड़ के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कोई चोट लग गई हो, कोई दिमाग का कोई बुखार हो गया हो, या कोई क्लॉट बन गया हो, या कोई जेनेटिक गड़बड़ हो गई हो, मतलब संरचना के अंदर कोई भी गड़बड़ हो गया हो। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना है कि दोस्तों, ये जो मटके की जो स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ हुई है, इस गड़बड़ को तो हम क्या है कि आसानी से देख सकते हैं जब अपन इसका इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जब अपन इसकी जांच करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि भाई ये पानी गड़बड़ है या ये जो मटके की स्ट्रक्चर है ये गड़बड़ है? तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि इन्वेस्टिगेशंस किया जाए, जांच की जाए। उसी तरह से ये जो विचारों की गड़बड़ है, ये गड़बड़
सीखने की प्रक्रिया से गड़बड़ हुआ है, या ये जो घर है इस घर की वजह से गड़बड़ है? भाई विचारों की गड़बड़ सीखने की प्रक्रिया की गड़बड़ी की वजह से है, या फिर इस घर की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी की वजह से है? इसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका, वो सिंपल तरीका कौन सा? वो तरीका है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशंस का, जो जांच वाला जो रास्ता है, जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे आप ईईजी करवाते हो, आप एमआरआई करवाते हो, आप सीटी स्कैन करवाते हो, आप जो ब्रेन की जो एडवांस जितनी भी जांचें करवाते हो, ये जो जांचें हैं, ये जांचें हमें बेसिकली क्या बताती है? ये जांच हमें ये बताती है कि भाई इसकी स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी है क्या। अगर जांच किसी भी तरह से एबनॉर्मल आती है, असामान्य आती है, तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है भाई ये संरचना में गड़बड़ी है। अब जांच एबनॉर्मल आई है, संरचना में गड़बड़ी है, तो उसके बाद में ये तय किया जाता है कि भाई ये जो जांच में गड़बड़ी आई है ये किसके कारण से, ये चोट से, क्लॉट से या जेनेटिक है, ये कौन से कारण से, इसको जानने का प्रयास किया जाता है। कब? जब जांचों के अंदर गड़बड़ी है। मान लीजिए कि एमआरआई किसकी गड़बड़ आ गई, तो एमआरआई गड़बड़ आ गई, तो इसको पता करने के लिए हम फिर आगे का इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि भाई ये एमआरआई में गड़बड़ आई है तो क्यों आई है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। क्या बात बोल रहा हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉर्मल है, अगर जांचें नॉर्मल है, दिमाग के आपने इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, टेस्ट कर लिए, सब नॉर्मल आ रहा है ना, तो इसका मतलब घर जो है वो तो एकदम ठीक है। घर जो है वो एकदम ठीक है, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर विचारों में गड़बड़ी हो रही है, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी विचारों में गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से मानसिक परेशानी पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये जो विचारों की गड़बड़ी है किसके कारण से? ये जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया के कारण गड़बड़ है। समझ लेना दोस्तों, ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों के अंदर कि कहीं किसी से बात करते हैं, अच्छा ये तो जेनेटिक है, अच्छा ये तो जेनेटिक है, इतना सुन के हम क्या बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अरे भयभीत क्यों होते हैं भाई साहब? ये एक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है कि भाई एक हुआ तो अब सब बस एंजाइटी पूरा जनरलाइज्ड कर दिया हमने, ठीक है जेनेटिक। अरे जेनेटिक पूरा समझने की जरूरत है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है ना, इसका मतलब ये घर एकदम परफेक्ट है। घर परफेक्ट है तो फिर ना तो कोई चोट है, ना कोई क्लॉट है, ना कोई जेनेटिक कारण है। समझ लेना इस चीज को कि अगर जांचें नॉर्मल है इसका मतलब घर एकदम परफेक्ट है। घर परफेक्ट है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर जो रह रहा विचार है ना उसके अंदर गड़बड़ है। तो वो विचार कहां से आया? वो विचार आया सीखने की प्रक्रिया से। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया, इसको अपन बोलते हैं लर्निंग, कि बचपन से अब तक हमने जो सीखा है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ सीख लिया, और वो जो गड़बड़ सीख लिया, उस गड़बड़ सीखने की वजह से हमारे अंदर विचारों की गड़बड़ी है, और उस विचारों की गड़बड़ी से हमारे अंदर क्या पैदा हो रही है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो एक ये पॉइंट आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि अगर आपकी जांचें नॉर्मल है ना, अगर जांचें नॉर्मल है तो इसका मतलब ये जो गड़बड़ है, ये सारी की सारी गड़बड़ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी, किसकी वजह से? आपके सीखने की प्रक्रिया की गड़बड़ी की वजह से है। मतलब किसी भी प्रकार का ये जेनेटिक इश्यू नहीं है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना। पहला पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मानसिक परेशानी है वो किसकी वजह से है? आपके सीखने की प्रक्रिया की गड़बड़ी की वजह से है, ना कि आपके किसी जेनेटिक कारण की वजह से है। क्योंकि जांचें नॉर्मल है भाई, जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब ये किसकी वजह से है? सीखने की प्रक्रिया की गड़बड़ी की वजह से है। अब आते हैं हम दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण क्या है कि जैसे माता है और पिता है। अब माता पिता है, इनसे मान लीजिए कि 4 बच्चे पैदा हुए, ए बी सी डी। अब कई बार मान लो कि माता को प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो यहां पर ये जो बच्चा ए है इसको भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको प्रॉब्लम है, इन बाकी तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तीनों नॉर्मल है।
अच्छा, इनको भी प्रॉब्लम कब हुआ? इनको भी प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट टाइम में जाके प्रॉब्लम हुआ। तो यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि भाई माता को प्रॉब्लम है, तो यहां पर ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तो इस बच्चे के अंदर माता का भी हिस्सा है, इस बच्चे के अंदर पिता का भी हिस्सा है। इसके अंदर माता का भी हिस्सा है, इसके अंदर पिता का भी हिस्सा है। अगर हम ये मानते हैं कि नहीं सोनली जेनेटिक कारण ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर जेनेटिक कारण रिस्पॉन्सिबल है, तो ये माता का जो जीन है वो ए में भी गया है, वो बी में भी गया है, वो सी में भी गया है, वो डी में भी गया है, तो खाली ए को ही ये प्रॉब्लम क्यों है, बाकी तीनों को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? अगर सोनली जेनेटिक ही रिस्पॉन्सिबल है तो ए को ही प्रॉब्लम क्यों हुई है, बाकी तीनों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई है? अगर खाली ए को प्रॉब्लम हुआ है और बाकी तीनों को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई वजह है, जो वजह कोई भी प्रॉब्लम के होने को और न होने को नियंत्रित करती है। अच्छा, वो वजह कौन सी है? वो वजह है हमारी लर्निंग वाली वजह, कि अगर हमारी सीखने की गड़बड़ी हो जाती है, लर्निंग गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहां पर एक बात और बहुत अच्छे समझने की है कि भाई साहब यहां पर पिता नॉर्मल है, तो पिता का नॉर्मेलिटी वाले जीन भी तो आएंगे ना, तो फिर वो नॉर्मेलिटी क्रिएट करने चाहिए ना। अगर बीमारी वाला जीन आ रहा है तो नॉर्मली वाला जीन भी तो आ रहा है ना, तो फिर नॉर्मेलिटी क्यों नहीं हो रही? क्यों ये वाला जो है वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ये वाला सुस्त हो रहा है? कोई ना कोई लर्निंग की वजह है जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला कंट्रोल होता है। तो यहां पर भी मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि जेनेटिक कारण सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी चीज होगी या नहीं होगी ये किस बात पर निर्भर कर रही है? ये आपके लर्निंग, आपका जो एनवायरमेंटल जो एक्सपोजर है, आपका जो सीखना है, उसके ऊपर ही निर्भर कर रही है। अगर गड़बड़ से लर्निंग हो गया, क्योंकि अगर जेनेटिक कॉज है तो फिर सब में होना चाहिए ना, एक में क्यों हुआ, बाकियों में क्यों नहीं हुआ? अगर बाकियों में नहीं हुआ, क्यों हम इसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के एक ही बात परोस देते हैं, भाई सब जेनेटिक है? अरे खाली इतना सा कह देने से जेनेटिक थोड़ी, इसको बहुत अच्छे समझना है दोस्तों, नहीं तो हमारा जो भय है वो लगातार बना रहेगा कि भाई साहब ये जो प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक परेशानी, ये किसके कारण से है? लर्निंग के कारण से है, ना कि किसी जेनेटिक कारण से है। ये बात बहुत अच्छे समझ लेने की है। और तीसरा जो कारण है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना इसको दोस्तों। कोई भी जो फैक्ट्री है, कोई भी जो फैक्ट्री है इस दुनिया की, वो फैक्ट्री क्या चीज प्रमोट करेगी आप बताएं मुझे? कोई भी फैक्ट्री है वो हमेशा अपने बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। वो हमेशा अपने बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है, और हमेशा उसकी ये कोशिश रहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा बेस्ट हो, और ज़्यादा बेहतर होता जाए, और ज़्यादा सुपीरियर होता जाए, और ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता जाए, और ज़्यादा फाइन प्रोडक्ट होता जाए। हर फैक्ट्री ये कोशिश करती है, और वो अपने जो खराब प्रोडक्ट है उसको प्रमोट नहीं करती। ये एक रूल है, एक नियम है। अब हम नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति इस संसार की सबसे सुपर्ब फैक्ट्री है। प्रकृति इस संसार की सबसे सुपर्ब फैक्ट्री है, और ये जो सुपर्ब फैक्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। इसके सुपर प्रोडक्ट्स कौन है? इसके सुपर प्रोडक्ट्स हम लोग हैं, प्राणी हैं। जितना भी ये अस्तित्व दिख रहा है, चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सब क्या है? इस प्रकृति के प्रोडक्ट है। तो इस प्रकृति के जो प्रोडक्ट है, तो ये नेचर भी तो क्या चाहती है? नेचर भी यही चाहती है कि इसका जो प्रोडक्ट है, वो जो सुपर प्रोडक्ट है ना, वो सुपर प्रोडक्ट प्रमोट हो। प्रकृति किसको बढ़ाना चाहती है? अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती है, अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को आगे लेके आना चाहती है। तो प्रोडक्ट का बेस्ट होने का मतलब क्या है? वो जो प्रोडक्ट है वो शारीरिक तौर पर भी मजबूत हो, प्लस मानसिक तौर पर मजबूत हो।
दोनों तरह की जो मजबूती है, वो जो मजबूती है शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती, ये दोनों तरह की मजबूती है, ये किसको डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है कि अस्तित्व ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सुपर प्रोडक्ट बनाया है, वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है। तो नेचर किसको प्रमोट करती है? नेचर स्वास्थ्य को प्रमोट करती है, स्वस्थ जीन को प्रमोट करती है। नेचर अपने खराब प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट का मतलब जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर है, उसको प्रमोट नहीं करती, कोई भी फैक्ट्री नहीं करती। मतलब कोई बीमारी जेनेटिकली शिफ्ट हो रही है तो आप इस बात को बहुत अच्छे समझना कि अस्तित्व उसके खिलाफ है। अस्तित्व बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, अस्तित्व खराब प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता। समझ लीजिएगा कि मेरे यहां पर कहने का पर्पज क्या है। यहां पर कहने का पर्पज यह है कि प्रकृति स्वास्थ्य को प्रमोट करने की दिशा में काम करती है और जो स्वास्थ्य की जो विपरीत ताकतें हैं उनको प्रमोट करने का काम अस्तित्व नहीं करता, प्रकृति उसके खिलाफ है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो प्रकृति जेनेटिकली उसको आगे ट्रांसमिट करने के खिलाफ है। वो तो जो स्वस्थ जीन है ना, उनको आगे बढ़ाने के फेवर में है। ये बात आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। तो अस्तित्व सपोर्ट किसको कर रहा है? नॉर्मेलिटी को सपोर्ट कर रहा है। अस्तित्व बीमारी को सपोर्ट नहीं करता। तो कोई भी जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, नेचर उसको प्रमोट नहीं करती है। जब नेचर प्रमोट नहीं करती है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? बहुत कम है, रेयर टू रेयर है। तो फिर मैक्सिमम कारण कौन सा है? मैक्सिमम कारण है एनवायरमेंटल लर्निंग का। जो हम सीखते हैं, जो थॉट, जब अपन मानसिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम कारण मैं बोलूंगा 100% बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया है आपकी जांचें नॉर्मल है ना। जांचें नॉर्मल है इसका मतलब कोई एनाटॉमिकल कारण नहीं है। अब शुद्ध रूप से कारण कौन सा है? आपका साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण कौन सा? लर्निंग वाला कारण, जो सीखा है आपने, जो बचपन से अब तक आपने जो सीखा है ना, वो जो सीखा हुआ जो कारण है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहां पर आप इन तीनों तर्कों से इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो मानसिक परेशानी जो पैदा होती है वो क्यों पैदा होती है। उसका जेनेटिक वाला पार्ट ना के बराबर मैं बोलूंगा 0 है। तो सारा का सारा मसला किसी की वजह से है? वो सारा का सारा मसला लर्निंग के कारण से है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसकी गड़बड़ी के कारण से है। और सीखने की प्रक्रिया को सीखा जा सकता है, सीखने की प्रक्रिया को सीखा जा सकता है। इसका मतलब जो खराब सीखा हुआ है, जिसके कारण से मानसिक परेशानी पैदा हो रही है, तो उस खराब सीखे हुए को सही किया जा सकता है। कब सही किया जा सकता है? अगर हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता उस सीखने की प्रक्रिया पर जाती है। वो जो खराब सीखा है उसके प्रति हम जागरूक होते हैं, उसके प्रति हम अवेयर होते हैं, तो वो जो खराब सीखा है ना, उस खराब सीखे को हम सही भी कर लेते हैं, सही सीखने की तरफ ले जाते हैं। और जो सही सीखने की तरफ ले जाते हैं तो मानसिक परेशानी को हम नॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं, पूरा सही कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको सही करना पड़ेगा, उसके प्रति हमें हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रति हमें हमारी जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी गड़बड़ियों के प्रति जो अवेयरनेस है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसी के लिए हमें सीबीटी की जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और ये जो सीबीटी का अभ्यास है, ये हमें बेसिकली अवेयर करता है, हमारी सीखने की प्रक्रिया के प्रति हमें जागरूक करता है कि कहां हम गड़बड़ी करें, कहां हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहां एक लूप क्रिएट हो रहा है जो मानसिक परेशानी पैदा कर रहा है। उसके प्रति हम अवेयर होते हैं तो हम उसको नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम उसको नियंत्रित करते हैं, गड़बड़ियां होना बंद, तो हम टोटली ठीक होना शुरू कर देते हैं। मतलब हम नॉर्मल होने लग जाते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं है। कोई सी भी साइकोलॉजिकल, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, कोई भी परमानेंट नहीं है। इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जो बीमारी पैदा होने की जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सही कर लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बट मैकेनिज्म को सही करने के लिए मेहनत चाहिए, मैकेनिज्म को सही करने के लिए समय चाहिए, मैकेनिज्म को सही करने के लिए समझ चाहिए।
तो ये जो समझ है ये कहां से पैदा होती है? सीबीटी की प्रैक्टिस से पैदा होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।